हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 46 नॉर्मल क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा बातें हम करेंगे, तो 50 प्लस आपका चले जाएगा ये, ठीक है। और ये आपकी अलग अलग यूनिट से है, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट दोनों लगभग कंबाइंड है इसमें। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, एडुसेट या जीसेट 3 शैक्षिक उपग्रह का विकास एवं निर्माण किस भारतीय संस्था द्वारा किया गया है? ठीक है, ये जो आपकी एजुकेशनल सैटेलाइट है एडुसेट या जीसेट 3, ये किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए भाभा, बी डीआरडीओ, सी है इसरो। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, इसरो के द्वारा ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और लास्ट था सी डेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शैक्षिक उपग्रह एडुसेट को किस वर्ष लॉन्च या प्रक्षेपित किया गया था? मतलब जो आपका ये जो सैटेलाइट है एडुसेट, इसे कब लॉन्च किया गया था, इसका डेट क्या था, या कब इसे प्रोजेक्टेड किया गया था? साथ ही साथ ये बता दीजिएगा कि ये कहाँ पे है जगह एग्जैक्टली, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मैं ऑप्शन आपको दे देती हूँ, श्रीहरिकोटा आंध्रा में, बेंगलुरु में जहाँ से इसका प्रक्षेपण हुआ था, थर्ड है आपके पास हैदराबाद में, और फोर्थ है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 20 सितंबर 2004, 28 सितंबर 2004, 5 अक्टूबर 2004 या 31 जुलाई जो आपका है 2004। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका है ए, 20 सितंबर 2004 को ये जो हमारा एजुकेशनल सैटेलाइट के रूप में आप यूज़ करते हैं, इसे आप क्या किया गया था, एडुसेट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ताकि करस्पॉन्डिंग एजुकेशन है, डिस्टेंट एजुकेशन है, डिस्टेंट एजुकेशन के लिए बेसिकली वो बच्चे जिनको शैक्षिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं उनको उपलब्ध हो पाएँ, बेसिकली उनके लिए ये था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत के उस शैक्षिक टेलीविज़न का मतलब चैनल है जनरली ये, या क्या है, आप उसका नाम क्या है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती तथा इग्नू का संयुक्त उद्यम है? यानी कि वो आपका टेलीविज़न का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं एजुकेशनल रूप से टेलीविज़न में क्या चीज़ है जिस पे काम किया जा रहा है, जो कि 4 चीज़ें MHRD और INB और प्रसार भारती और इग्नू का क्या है, टाई अप है, क्या है वो? ऑप्शन नंबर ए स्वयं प्रभा, बी जीवन ज्योति, सी ज्ञान दर्शन, या फिर डी दर्पण। तो ठीक है, ये GD है, चैनल नंबर 24 है या 36 है, 48 है, 72 है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ ये आप लोगों को पता ही होगा, इसके जरिए क्या किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है, एजुकेशनल रिसोर्स जुटा के बच्चों को शिक्षित करने का माध्यम इसे बनाया जा रहा है, चाहे पॉडकास्ट के रूप में है, चाहे रेडियो के रूप में है, हर जगह इसका प्रसारण कराया जा रहा है। टेलीविजन में तो है ही है, ठीक है। और इसमें क्या है, 24 घंटे कोशिश की जाती है कि एजुकेशनल रूप से बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाया जाए, और जनरली 23 घंटे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और 1 घंटे इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे को क्या किया जाए, समझाया जाए चीज़ों को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रज्ञाता किसके प्रसंस्करण एवं कार्यान्वयन में मदद करते हैं? जो दिशा निर्देशों की कुछ क्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करते हैं। चूँकि पता है आप लोगों को, कोरोना बीच में आ गया था, उस वक्त क्या किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि यार प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई थी वो छूट रही थी और स्तर उनका घटता जा रहा था। इसके लिए प्रज्ञाता गाइडलाइंस लगाई गई रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी ऐसे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से चरणबद्ध तरीके से पालन करने के लिए क्या है प्रज्ञाता से संबंधित? सर्वेक्षण, डिजिटल संचार, संप्रेषण या शैक्षिक नवाचार। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, डिजिटली बच्चों से कनेक्ट हो रहे थे, डिजिटल संचार इसका जनरल माध्यम था, ठीक है ना, कम्युनिकेशन और खाली सर्वेक्षण या शैक्षिक नवाचार। देखिए शैक्षिक नवाचार ही होता है शिक्षा के क्षेत्र में जब कुछ नया कर दिया जाए। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं वो पहले से ही ब्रॉडन अप हो गई थी और स्टार्ट हो गया था, तो ये कोई नवाचार के रूप में नहीं, जब बल्कि डिजिटल संचार के रूप में क्या हुआ था, यहाँ पे कार्य हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रज्ञाता के किस चरण में शिक्षक द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयारी एवं उचित व्यवस्था की जाती है। चूंकि 8 इसमें स्टेप्स थे, प्रज्ञाता आप लोगों को पता ही होगा, तो उसमें से किसमें व्यवस्था की जाती है और तैयारी पे ध्यान दिया जाता है, वो स्टेप आपसे पूछा है। योजना, समीक्षा, व्यवस्थित करना या प्रशंसा करना। ठीक है, चूंकि देखिए लास्ट वर्ड ही आपका है कि उचित व्यवस्था की जाती है, तो ये व्यवस्थित करना के अंतर्गत कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप मुझे पूरा फुल फॉर्म बता भी दीजिएगा, जैसे कि प्लान, रिव्यू, असाइन, ये सब चीज़ें इसमें है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? पहला प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, तो फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये जो ऐप है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था? 2017, 2018, 2015 या 2019? ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी तैयारी आपकी इस लेवल की चलनी चाहिए, पेपर सर पे है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 2017 में जो दीक्षा ऐप है कहीं ना कहीं क्या हो गया था, लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा 2017, और इसका फुल फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, दीक्षा ऐप को किसके संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया? दीक्षा ऐप जो थी वो किस किस का मिक्सअप करके आप कह सकते हैं लॉन्च किया गया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, NCERT, NCTE और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी के सभी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सम्मिलित थे। NCERT आप लोगों को पता ही है, एजुकेशनल लेवल पे काम करती है, बुक्स बनाने का, उनको पब्लिश करने का स्कूल लेवल पे। NCTE जो है ये टीचर एजुकेशन पे बेस्ड कार्य भी करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है केंद्र में से रिलेटेड जो शिक्षा, या आप कह सकते हैं देश में जो शिक्षा लागू होनी है कहीं ना कहीं उस पर कार्यरत होती है, क्योंकि देखिए सेंट्रल लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट पे भी लागू हो ही जाती हैं। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा में उपयोग हो रही नवीनतम प्रौद्योगिकी तकनीकी कौन सी है? मतलब अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट में जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है? लाइव क्लासेस, दूरस्थ शिक्षा, हाइब्रिड शिक्षा, ये सभी। तो आई होप ये भी पता है आप लोगों को, ये सभी की सभी चीज़ें यूज़ हो रही है। करस्पॉन्डेंस एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक हिस्सा है। लाइव क्लासेस भी यूज़ हो रही हैं, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। और इसके बाद है हाइब्रिड शिक्षा, जिसमें कि आपका पारंपरिक जो तरीके थे वो भी आ गया, और नवाचार के रूप में जो तरीका आप यूज़ कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, एक ऐसी शिक्षक प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें बिना किसी अध्यापक एवं विद्यार्थी के दूर संचार के साधनों से शिक्षा ग्रहण करते हैं? लाइव क्लासेस, दूरस्थ शिक्षा, रिमोट प्रैक्टिस एग्जाम या फिर ऑनलाइन डिग्री? ठीक है, तो देखिए एक ऐसी शिक्षा जिसमें टीचर नहीं अवेलेबल होता है और दूरस्थ माध्यम से आपको क्या दी जा रही होती है, एजुकेशन दी जा रही होती है, इस तरीके की शिक्षा को आप क्या कहेंगे? ये इस प्रश्न में आपसे पूछा गया। देखिए इस तरीके की शिक्षा है दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स के माध्यम से या अलग अलग तरीक़ों से क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है। खास तौर पे ऐसे जगहों के लिए है जहाँ पे रास्ते बहुत ख़राब हैं या वो लोकेलिटी बहुत ज़्यादा इंटीरियर है, वहाँ तक अभी बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्तर, बहुत ज़्यादा नवीनीकरण वहाँ पे नहीं आ पाया है किसी कारणवश। ठीक है, वहाँ के लिए है। अगला प्रश्न, क्योंकि ऐसी जगहों पे टीचर भी स्टे नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा एवं ऑफलाइन शिक्षा के मिश्रण को कौन सी शिक्षा कहा जाता है? ऐसी एजुकेशन जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही आ जाते हैं। हाइब्रिड शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन गेस्ट टीचर्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइब्रिड शिक्षा। ठीक है, जिसमें ट्रेडिशनल कह लीजिए और जो न्यूली कंपोज्ड हैं या बने हुए चीज़ें हैं सभी आ जाती हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कौन सा कार्यक्रम विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के मध्य निकटता लाने के लिए सेतु का कार्य करता है? मतलब कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं प्रोग्राम है जो कि जनरली आप कह सकते हैं स्कूल और टीचर ट्रेनीज जो होते हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन या एक रिलेशन बनाता है? मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण, स्कूल इंटर्नशिप, शैक्षणिक सर्वेक्षण या कौशल प्रशिक्षण? ठीक है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। स्कूल प्रशिक्षण है जिसके अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, साथ ही साथ शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं स्कूल से संबंध खाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्रियात्मक शोध की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन सा इसमें से फॉल्स है रिस्पेक्ट टू एक्शन रिसर्च? इसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, इसमें व्यवहारिकता पर बल नहीं दिया जाता है, यह विकासात्मक शोध को बढ़ाता है, यह किसी संस्था या समुदाय तक ही सीमित होता है।
तो ये तो बिल्कुल सही बात है। संस्था या समुदाय तक कहने का मतलब है स्कूल या जहाँ पे आप फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वहीं तक क्या है संबंधित है, वहीं का एडमिनिस्ट्रेशन जो है या टीचर जो है, प्रिंसिपल जो है और बच्चा जो है, वही आपस में प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहे हैं यहाँ पे। और यह विकासात्मक सोच को बढ़ाता है बिल्कुल कहीं ना कहीं, और इसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये भी है, तात्कालिक समस्याओं का समाधान भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत आता है और कर्ट लेविन, इससे याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर है ये, इसमें व्यवहारिकता पे बल नहीं दिया जाता है, ये गलत बात है, दिया जाता है बिल्कुल। व्यवहारिकता लेंगे, दर्शाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है या उसका सॉल्यूशन क्या देना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्रियात्मक शोध किए जाते हैं तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु, दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान हेतु, बौद्धिक विकास हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि एक्शन रिसर्च क्यों किया जाता है? इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, या लॉन्ग टर्म की कोई प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने के लिए, या आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु। देखिए, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं जो स्कूल में पढ़ाई के दौरान आती है, बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या आई, ये या फिर स्कूल से रिलेटेड करिकुलर एक्टिविटीज है, कुछ भी है, इनमें कोई समस्या आ रही है, सभी एक्शन रिसर्च के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, किस पद्धति में प्रतिभागी प्रभावी रूप से सह शोधकर्ता होते हैं? उनके जीवित अनुभवों को अनुसंधान प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक माना जाता है। मतलब कौन सा ऐसा पद्धति है जिसमें क्या होता है, सहभागी तौर पे कार्य किया जाता है कहीं ना कहीं, और जो रिसर्च हो रही होती है। ठीक है, तो देखिए, और जीवित अनुभव जो होते हैं उनको आप कह सकते हैं प्रारंभिक माना जाता है। प्राइमरी जो प्रायोरिटी है आपकी, वो आप क्या देंगे, लिविंग एक्सपीरियंसेस को देंगे। तो ये सहभागी कार्यवाही अनुसंधान है, व्यवहारिक क्रिया अनुसंधान है, क्रियात्मक परीक्षण अनुसंधान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए, इतना याद रखिएगा, जब भी हम क्या करते हैं, जीवित रूप से अगर हम क्या कर रहे हैं, सहभागी तौर पे कोई क्रिया कर रहे हैं, तो ये सहभागी कार्यवाही अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर पैरिटी, ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर बायसनेस, यानी कि लिंग पूर्वाग्रह, लिंगानुपात, ठीक है, और लिंग समानता जो होता है, लिंगानुपात नहीं सॉरी, लिंग समानता जो होती है, और इन चीज़ों से क्या है संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लिंग समानता है, लड़के और लड़कियां समान नहीं हैं, लड़के और लड़कियों का समान अधिकार, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लिंग समानता का मतलब है कि लड़के और लड़कियों के जो अधिकार है वो सेम है। ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि लड़का और लड़की समान है। आपको अगर ऐसा ऑप्शन आता तभी भी आप इसी के साथ जाते, लड़के और लड़कियों का समान अधिकार, राइट्स सेम होने चाहिए उनके, ये जरूरी है। एकदम समान है कहेंगे तो आप किसी ना किसी ऑर्डर पे कहीं लड़कियां अग्रसर हैं तो कहीं लड़के अग्रसर हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हो सकता है, इमोशनल कोई डोमेन हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, लड़कियों को सशक्त करने के लिए हमें आवश्यकता है लड़कियों को शिक्षित करना, खेलकूद में भागीदारी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, अगर आपको सस्टेन करना है गर्ल्स को, तो आपको इनमें से क्या चीज़ करनी चाहिए? उनको एजुकेट करना चाहिए, प्ले एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, या ये दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें सही हैं। इससे फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं कॉग्निटिव स्किल्स भी जुड़ जाती हैं, और शिक्षित समाज होगा तो विकास तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स इस मॉक टेस्ट में बने हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, लड़कियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कार्यक्रम हैं, कमजोर और लाचार समूह की लड़कियों के लिए उनके योगदान को स्वीकारना। अगला प्रश्न, उनका जीवन कौशल विकसित करना, सी, उनमें चल रही हिंसा को समाप्त करना, और है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी कार्यक्रम इसके क्या करे गए हैं, कहीं ना कहीं चलाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। लड़कियों के लिए विशेष रूप से जो बनाए गए कार्यक्रम है वो कौन से हैं? कमजोर और लाचार समूह की लड़कियों के लिए उनके योगदान को स्वीकारना, उनका जीवन कौशल विकसित करना, उनमें चल रही हिंसा को समाप्त करना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्कूल में बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, या राजनीतिक आधार पे। ठीक है, तो ए और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, बच्चों के साथ जो उत्पीड़न होता है वो हर आधार पे हो सकता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे और राजनीतिक आधार पे। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। स्कूल में
बच्चों के साथ हो रहे उत्पीड़न का उपाय निम्न में से है। विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा होना, विद्यालयों में छात्र तथा शिक्षिका के बीच उचित वातावरण, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बच्चे के साथ कई बार क्या हो जाता है, उत्पीड़न हो जाता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कॉर्पोरेट पनिशमेंट जो दी जा सकती है बच्चों को वो हो सकती हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए या उठाए जाने चाहिए? तो देखिए दोनों ही बातें क्या हैं, एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित है? लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप की सेवा करते हैं, विद्यालय में आए अतिथि को खान पान संबंधी सेवा के लिए लड़कियों को नियुक्त करना चाहिए। उपरोक्त सभी, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है इसमें से जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट कर रहा है या कहीं ना कहीं दिखा रहा है? तो आई होप ये आप समझ रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन में आपने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अगला है, लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप की सेवा करते हैं। अब आजकल तो ज़्यादा देखा जा रहा है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, विद्यालय में आए अतिथि को खान पान संबंधी सेवा के लिए लड़कियों को नियुक्त करना चाहिए। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, आप एक ही जेंडर पे बायस हो जा रहे हैं कि लड़कियां खाना ही बना सकती हैं, है ना। ये सभी क्या है, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, गलत चीज़ें हैं। तो उपरोक्त सभी क्या है, कहीं ना कहीं दिखाते हैं स्टीरियोटाइपिंग को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अब ये बालिका शिक्षा जो उत्तराखंड में है, कहीं ना कहीं उस टॉपिक से लिए गए हैं। उत्तराखंड में बालिकाओं के नामांकन ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष के किस माह में जन जन का प्रयास शिक्षा का विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? याद रखिएगा, जन जन का प्रयास। देखिए बच्चों का जो स्तर है वो बालिकाओं का स्कूल से कम हो रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो उसके लिए कौन सा जो कार्यक्रम है, ये जो हमारा किस माह में चलाया जाता है, इसका नाम क्या है? जन जन का प्रयास शिक्षा का विकास। ठीक है, तो ये कौन से महीने में चलाया जाता है? जनवरी के प्रथम सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, या फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में? तो आप लोगों को पता भी होगा, देखिए अप्रैल में लगभग क्या होता है, स्कूल में नामांकन या स्कूल में एडमिशन्स वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कार्य किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, पिथौरागढ़ एवं चंपावत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015 से 16 में कौन सा अभियान चलाया गया? चूंकि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, इसलिए वहां से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान, बी, स्कूल चले हम अभियान, सी, हम सब एक हैं अभियान, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया गया है 2015-16 से। कहाँ? पिथौरागढ़ और चंपावत में, जिसकी थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत का कार्य है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय द्वारा बालिकाओं के नामांकन के लिए कौन से प्रयास किए गए? मतलब कौन सी जो प्रयास हैं वो किए गए हैं? आप लोगों ने देखा होगा कस्तूरबा गांधी KGBVs जो स्कूल होते हैं वहाँ नामांकन के लिए समुदाय के मध्य जाकर बैठक करना, जनपद स्तर से नुक्कड़ नाटक करना, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चाहे वो आप बात कर सकते हैं समुदाय के मध्य जाकर बैठक करना के बारे में हो, या फिर जनपद स्तर से नुक्कड़ नाटक करना। इस सभी चीज़ों में बच्चे क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे, नामांकन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2015 तक कौन सी विषयक कार्यशाला आयोजित की गई? शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, सुरक्षा कौशल, या फिर नीति निर्माण? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जीवन कौशल। देखिए 15 अक्टूबर 2015 तक, ये 12 से 15 अक्टूबर को के बीच में क्या किया गया था? 2015 की ये बात है। एक राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पे क्या किया गया था? कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में क्या किया गया था? विषयक कार्यशाला आयोजित की गई थी, वो थी जीवन कौशल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है KGBVs आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। SC ST साथ ही साथ EWS और माइनॉरिटीज़ के लिए आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, डिसेबल्ड बच्चों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने हेतु भारतीय बाल कल्याण बोर्ड समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? चाहे आप भारतीय बाल कल्याण बोर्ड कहें या समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कहें,
डिसेबल्ड बच्चों के एजुकेशनल पर्पस के लिए या वोकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कब शुरू किया गया? वर्ष 1952 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में या फिर वर्ष 1964 में? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1952 में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1952 में इसके साथ साथ मुदालिर कमीशन भी बना था, याद रखिएगा, ठीक है। विकलांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए 1965 से 1975 के बीच सरकार द्वारा कितने विद्यालय खोले गए? यानी कि स्टेट से क्वेश्चन ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं। तो मतलब आप देख सकते हैं डिसेबल्ड बच्चों की भी जो एजुकेशन है वो सही होनी चाहिए, उसके जो व्यवस्था है वो सही तरीके से की जानी चाहिए। तो 1965 से 1975 के बीच सरकार ने कितने विद्यालय इस कार्यक्रम के तहत खोले थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 60 विद्यालय आपके खोले गए थे, ठीक है, 55 या फिर आप कह सकते हैं 72, 92 नहीं, 60। अगला प्रश्न, वर्ष 1981 में समाज कल्याण मंत्रालय ने डिसेबल्ड के कल्याण हेतु कार्य करने वाले संस्थानों को सहायतार्थ हेतु किस योजना की घोषणा की? कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है नॉर्मलाइज हो और हमारा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, हम किसी को भी कैटेगराइज ना करें कि ऐसा है ये सब, ठीक है। इसके लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की गई? शारीरिक पुनर्वास हेतु, बी है। डिसेबल्ड की रोकथाम हेतु, सी है। कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक का अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति, या डी है उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं स्टार्ट की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्या कि ये इसको किस तरीके से क्योर किया जाए, डिसेबिलिटी को, इस पर कार्य किया गया, ठीक है। फिर रिहेबिलिटेशन के लिए कार्य किया गया, साथ ही साथ अगर स्कॉलरशिप दी जाएगी तो उनकी एजुकेशन को क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, वो एबल होंगे एजुकेशन लेने के। अगला प्रश्न है, समाज कल्याण विभाग ने किस वर्ष 4 जो हमारी नेशनल डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट थे वो स्थापित किए थे? 1972 में, 1980 में, 1984 में या 1989 में, ठीक है। तो ये जितने के क्वेश्चन डिसेबल्ड से रिलेटेड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेट को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ये हमारे पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है, ठीक है, जो कि इंक्लूसिवनेस और साथ ही साथ डिसेबिलिटी आपके उसमें ऐड की गई है 4th यूनिट में, वहाँ से ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका 1984। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न में से कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे? ठीक है, जो 4 संस्थान हैं उनके आपको नाम बताने हैं। राष्ट्रीय डिसेबल्ड इंस्टीट्यूट जो है देहरादून, या फिर राष्ट्रीय श्रवण डिसेबल्ड संस्थान जो है बॉम्बे में, राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान कलकत्ता में, और राष्ट्रीय मानसिक डिसेबल्ड संस्था सिकंदराबाद में, ठीक है। तो कौन कौन से संस्थान हैं जो कि इस्टेब्लिश किए गए, ये पूछा है आपसे, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय डिसेबल्ड संस्थान जो है वो देहरादून के अंतर्गत है, श्रवण से रिलेटेड जो है वो मुंबई में है, अस्थि रचना वाला है कलकत्ता में, और मेंटल रिटार्डनेस या मेंटली डिसेबल्ड के लिए है सिकंदराबाद में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में विकास से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित में से हैं? शैक्षिक मंदता, मंदवाणी विकास, बुद्धि लब्धि स्तर कम होना या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो आप कह सकते हैं दृष्टिबाधित है, तो उन्हें इनमें से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं विकास रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं शैक्षिक मंदता भी हो सकती है, मंदवाणी विकास भी हो सकता है, बुद्धि लब्धि स्तर कम भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी बाधित बच्चों की शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित में से हैं। देखिए अगर कोई बच्चा है जिसको वोकल प्रॉब्लम है, ठीक है, पढ़ने संबंधी हीन भावना, उत्तेजित हो जाना, मानसिक विकास धीमी गति से होना या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। कहीं ना कहीं इन्फ्योरिटी उन पे आ जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं अब एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो कई बार आपको अगर प्रॉपर्ली सुन रहा हो तो हो सकता है इस तरीके का, या बोलने में, सुनने और बोलने में प्रॉब्लम, अक्सर ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और विकास भी थोड़ा धीमी गति से होता है, यह हो सकता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर था। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिक्षा संबंधित है, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो आपकी है वो किससे रिलेटेड है? विकलांग बच्चों को सीखने की सुविधा से, यानी कि डिसेबल्ड बच्चे जो है किस तरीके से सीखेंगे, उसमें क्या सुविधा की जानी चाहिए, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना, एकीकृत शिक्षा को डिज़ाइन करना और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।
ये जो है कहीं ना कहीं जो एकीकृत शिक्षा का प्रावधान है ये इन सभी चीज़ों के लिए है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? डिसेबिलिटी से शीघ्र अतिशीघ्र निदान पाना, डिसेबल्ड बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाना, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयार करना, सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करना। क्या ऐसा है इनमें से जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड एजुकेशन का? ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसमें डिसेबल्ड बच्चों के बारे में बात की गई है, तो ऑब्वियसली उनकी जो भी परेशानी है उनका निदान करना इसके अंतर्गत आएगा। उनको विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाना भी सही है। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयार करना, वोकेशनलाइजेशन के लिए ही तो पढ़ाया जा रहा है, या वो डिपेंडेंट ना हो किसी पे, और अब कह सकते हैं आप खुद ग्रोन अप हो के आए इसके लिए। अब सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करना ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसी कोई बात इसके अंतर्गत नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से आप मतलब क्या समझते हैं? सभी बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करना, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। अब आपसे पूछा है केवल एक और ए और बी दोनों। अब देखिए पहला ऑप्शन जिसको समझ नहीं भी आया है, देखिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना तो बिल्कुल सही है। अब केवल बी तो है नहीं ऑप्शन में, तो ए और बी के साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करना भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनेकता में एकता को बढ़ावा देना, सभी छात्रों को समान अवसर देना, जाति लिंग अक्षमता के बावजूद सभी छात्रों को शामिल करना, उपरोक्त सभी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये है कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना। ठीक है, सभी बच्चों को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है, और साथ ही साथ चाहे कोई डिसेबल्ड हो, चाहे कास्ट हो, चाहे जेंडर हो, किसी भी बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इंक्लूड करना है सभी को। इसीलिए इंक्लूसिव लिया गया है शब्द। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय जनगणना में निर्योग्यताओं को कितने भागों में बांटा गया है? कि डिसेबिलिटी जो है वो कितने भागों में इंडियन सेंसस के अंतर्गत बांटी गई है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर आपका है 6। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी के कारण से संबंधित है? कुपोषण के कारण, दुर्घटना के कारण, मानवकृत कारण, प्राकृतिक कारण। देखिए डिसेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकती है, जेनेटिकली हुई हो सकती है, या कभी दुर्घटना हो जाए किसी के साथ तब भी वो हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, और तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और मानवकृत कारण जो है ये भी कभी कभी इसका कारण बन सकते हैं, कुपोषण के कारण भी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये तो आपका कहीं ना कहीं जेनेटिक्स वाले फॉर्म में भी समझ सकते हैं आप। तो 2 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पाठ्यक्रम का घटक है, ठीक है, उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण रणनीतियाँ, ये सभी, यानी कि करिकुलम जो आपका है उसका कंपोनेंट इसमें से कौन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव भी उसके अंदर होते हैं, इवेल्युएशन भी उसके अंदर होते हैं, टीचिंग अप्रोचेस जो होती हैं, स्ट्रेटजीज जो होती हैं, ये भी करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सीखने का अर्थ है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव, शिक्षण प्रक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आता है ये। देखिए खाली पाठ्यक्रम में परिवर्तन से तो सीखने का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं व्यवहार में बदलाव इसके अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में बदलाव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व, यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है इसमें करिकुलम का क्या इंपॉर्टेंस है? नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, किसी देश का संविधान, नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, ये रिपीट हो गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर ये ए और बी दोनों बार, ए और सी रिपीट हो चुका है, लेकिन आंसर यही है, नवीनतम ज्ञान का प्रावधान। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी कि आप कह सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन अगर आप कर देंगे करिकुलम का, जो सभी जगह फॉलो हो रहा है, उसके प्रमुख एलिमेंट्स कौन से हैं? अधिगम गतिविधियाँ, शिक्षण रणनीति, विषय वस्तु, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग देख ही रहे हैं ये सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
तो देखिए इस अधिगम गतिविधियाँ इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षण रणनीति भी करिकुलम के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण घटक है एक तरीके से, या तत्व है। विषय वस्तु भी, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक के जीवन में कक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य है? शिक्षण के दौरान उत्पन्न या आने वाली समस्याओं का निराकरण, सह शिक्षा को बढ़ावा देना, अधिगम को सफल बनाना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी चीज़ें क्या हैं इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक के गुण और शिक्षक किस तरीके से क्लास में पढ़ाए जाना चाहिए उनको, उससे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम यानी कि एनसीएफ 2005 से निम्न में से कौन से संबंधित है? कक्षा विद्यालय का भाग है, जीवन की बाह्य गतिविधियां कक्षा का भाग हैं, यह आंतरिक और बाह्य गतिविधियों से जुड़ी होती हैं, उपरोक्त सभी। यानी कि एनसीएफ के जो आपने गाइडिंग प्रिंसिपल पढ़े थे, है ना, 21 फोकस ग्रुप आपने पढ़े थे, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल जो थे क्या कहते थे, वहाँ से ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कक्षा विद्यालय का भाग है, बिल्कुल कक्षा विद्यालय के भाग है। और क्लास, उन्होंने नहीं कहा था कि क्लासरूम लर्निंग जो है उसको आप एनवायरमेंटल लर्निंग से या बाह्य जीवन से जोड़िए, तो ये भी सही है। और ये आंतरिक और बाह्य सभी गतिविधियों से जुड़ी होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्कूल का बुनियादी ढांचा निम्न में से किससे संबंधित है? कक्षाओं से, पुस्तकालयों से, बेंच डेस्क से, या खेल के मैदान से। तो बुनियादी ढांचा किससे रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कक्षाओं से भी रिलेटेड है, पुस्तकालयों से भी है, बेंच डेस्क से भी है, और खेल के मैदान से भी है। देखिए क्योंकि कक्षाएं होंगी तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा, पुस्तकालय होंगी तो बच्चे के कुछ भी जो कन्फ्यूजन होंगे वो पुस्तकों से क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। बेंच डेस्क यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा बच्चे के लिए तो उसको परेशानी नहीं आएगी, और खेल के मैदान होंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जिसमें ये सभी हैं 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल के मूलभूत ढांचे से संबंधित नहीं है? ठीक है, प्रयोगशाला, कक्षा का वातावरण, शौचालय की सुविधा, सिनेमा हॉल। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेसिकली आपको स्कूल का जो ढांचा है ना वहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्रयोगशाला बिल्कुल भाई, प्रयोगशाला के बिना बच्चा एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा, तो प्रयोगशाला बिल्कुल सही है, होती है। कक्षा का वातावरण इंपॉर्टेंट है, शौचालय की सुविधा भी स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं में आती है, लेकिन सिनेमा हॉल नहीं आता है। देखिए स्कूलों में सिनेमा हॉल देखा क्या कभी आपने? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का निम्न में से किससे संबंधित है या संबंध है? बेहतर विद्यालय की सुविधा से, विद्यालयों की कमियों के बीच, जवाबदेही में वृद्धि, प्रतिभागियों की बेहतर क्षमता, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी यानी कि बच्चे कभी कभी क्या कर देना, आपने देखा होगा कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट बच्चों का हो रहा होता है। ये किससे रिलेटेड है? मतलब जो विद्यालय की सुविधा उसको बेहतर बनाने से, विद्यालय की कमियों के बीच में जो जवाबदेही है उसमें वृद्धि से, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिभागियों की जो क्षमता है वो बेहतर बनाने से, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड क्रिएट सच वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। ठीक है, थैंक यू, और सभी खूब सारी पढ़ाई कीजिए।